कि भारत का शहर वाराणसी दुनिया के सबसे प्राचीन बसाए गए शहरों में से एक है, जो आज भी अपने वजूद में है। इसे बनारस भी कहा जाता है और ऋग्वेद में इसे काशी कहा गया है। वैसे बनारस को कम से कम 3000 साल पुराना माना जाता है, लेकिन हिंदू मिथोलॉजी के अनुसार भगवान शिव ने 5000 साल पहले इस शहर की स्थापना की थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जब 2500 साल पहले भगवान बुद्ध काशी आए थे, उस वक्त भी इसे द एंशिएंट सिटी कहा जाता था। हिंदू धर्म के 7 पवित्र स्थानों में से काशी को सबसे पवित्र माना जाता है। यहाँ तक कि जैन और बौद्ध धर्म में भी काशी एक बेहद पवित्र स्थान है। नंबर 2, तक्षशिला विश्वविद्यालय को दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी माना जाता है। इसको ईसा से 700 साल पहले प्राचीन भारत के तक्षशिला शहर में स्थापित किया गया था। आजकल ये जगह पाकिस्तान में मौजूद है। तक्षशिला में विश्व भर के 10,500 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ा करते थे। साइंस, मैथ, मेडिसिन, पॉलिटिक्स, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, म्यूज़िक, रिलीजन और फिलोसफी जैसे 60 से भी ज़्यादा विषय यहाँ पढ़ाए जाते थे। अलग अलग विषयों के स्कॉलर्स ने अपने अपने आश्रम यहाँ बना रखे थे। हमारे मशहूर इकोनॉमिस्ट और फिलोसोफर विष्णुगुप्त चाणक्य तक्षशिला में आचार्य थे। चाइनीज ट्रैवलर फाहियान जब 5वीं सदी की शुरुआत में भारत आए थे, तो उन्होंने तक्षशिला को भी विजिट किया था। अपनी राइटिंग्स में उन्होंने तक्षशिला का जिक्र भी किया है। 7वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर 5वीं सदी तक भारत का ये महान विश्वविद्यालय अच्छी तरह फला फूला। 6ठी सदी आते आते विदेशी हमलावरों ने तक्षशिला को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। नंबर 3, शिक्षा के मामले में आज भारत भले ही दुनिया के बहुत से देशों से पीछे हो, लेकिन एक समय था जब भारत की नालंदा यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन के लिए दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट सेंटर हुआ करती थी। नालंदा तक्षशिला से भी वेल ऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्सिटी थी। कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस और तुर्की जैसे देशों से स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने आते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम बेहद मुश्किल होता था। चुनिंदा प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स ही प्रवेश पा सकते थे। नालंदा के बारे में आज हमें जो ज़्यादा जानकारी मिलती है, वो फेमस चाइनीज़ ट्रैवलर्स हुएन त्सांग और इत्सिंग की राइटिंग्स से मिलती है, जो 7th सेंचुरी में यहाँ आए थे। हुएन त्सांग ने अपनी भारत यात्रा के 2 साल नालंदा में बिताए थे। शुरुआत में वो एज अ स्टूडेंट यहाँ रहे, फिर बाद में उन्होंने यहाँ पढ़ाया भी। हुएन त्सांग लिखते हैं कि जब वो नालंदा आए थे, उस वक्त वहाँ 10,000 स्टूडेंट्स थे और 1510 आचार्य थे। लगाया जाता है कि एक समय में हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट नालंदा के हेड थे। नालंदा में हजारों स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स के अध्ययन के लिए एक विशाल लाइब्रेरी थी। इस लाइब्रेरी में 3 लाख से भी ज़्यादा किताबें थी। 12वीं सदी के अंत में तुर्की हमलावर बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जलाकर पूरी तरह नष्ट कर दिया। किसी ज़माने में नालंदा एक भव्य यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। आजकल बस उसके खंडहर ही शेष बचे हैं। नंबर 4, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जन्म से ही माना जाता है। ये दुनिया की 3 सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी। मेसोपोटामिया, एंशिएंट इजिप्ट और इंडस वैली सिविलाइजेशन। और अगर इसे एंशिएंट इजिप्ट और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं से कंपेयर करें, तो इंडस वैली सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड सिविलाइजेशन थी। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और टाउन प्लानिंग की बात करें, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन उस समय के लिए एक बेहद एडवांस्ड सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ये माना जाता है कि यह सभ्यता 3300 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में थी। लेकिन नई डिस्कवरीज ये बताती हैं कि यह सभ्यता कम से कम 8000 साल पुरानी हो सकती है। 1920 तक हमें इस सभ्यता के बारे में कुछ भी नहीं पता था। 1920s में जब इंडिया के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इंडस वैली में खुदाई की, तो वहाँ इस सभ्यता के 2 पुराने शहरों मोहनजोदारो और हड़प्पा के अवशेष मिले थे।
इसके बाद ही हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता चला। मोहनजोदारो और हड़प्पा, ये दोनों साइट्स अब पाकिस्तान में हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अभी तक बहुत ही कम जानकारी मिल पाई है और बहुत से प्रश्नों का जवाब मिलना अभी बाकी है। नंबर 5, जीरो का आविष्कार भारत में हुआ था। दो महान इंडियन मैथमेटिशियंस ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट को जीरो के आविष्कार के लिए क्रेडिट दिया जाता है, और जिनको आज दुनिया अरबिक न्यूमरल्स कहती है, इनका आविष्कार अरब में नहीं हुआ था, बल्कि 6th और 7th सेंचुरी में इनको इंडियन मैथमेटिशियंस ने इन्वेंट किया था। अरब और फारस के लोग इनको हिंदू न्यूमरल्स कहते थे। अल किंदी, जो कि अरब के मैथमेटिशियन थे, और अल ख्वारिज़मी, जो कि फारस के मैथमेटिशियन थे। इन दोनों की राइटिंग्स के जरिए ही ये भारतीय न्यूमरल सिस्टम यूरोप तक पहुंचा था, और इसीलिए बाद में यूरोपियंस इनको अरबिक न्यूमरल्स कहने लगे थे। आइंस्टाइन लिखते हैं, हम भारतीयों के बेहद ऋणी हैं जिन्होंने हमें गिनती करना सिखाया, जिसके बिना कोई भी सार्थक वैज्ञानिक खोज नहीं की जा सकती थी।